नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा है वह है भारत की नदियां या भारत का अपवाह तंत्र। दोस्तों, ये आज अपना लास्ट पार्ट होने वाला है भारत के अपवाह तंत्र का। इस वीडियो क्लास से पहले अपन ने भारत की नदियों के मामले में 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। यानी एक में सिंधु नदी का अपवाह तंत्र पढ़ा, एक में गंगा नदी का अपवाह तंत्र, और जो तीसरा चैप्टर था वो था दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र या उसकी सहायक नदियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि जो पहले 3 चैप्टर हुए हैं उनमें हमने हिमालय अपवाह तंत्र पूरा पढ़ लिया है। भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र। आज जिस चैप्टर के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये जो फाइनल चैप्टर अपना चलने वाला है आज, वो है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से संबंधित। यानी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली सभी नदियों के बारे में हम इस चैप्टर में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को आपको पहले ही बता दूं, मैं फिर से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में? एक तो अरब सागर का अपवाह तंत्र और एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाके डालती हैं, अरब सागर के अपवाह तंत्र में शामिल है। और ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर डालती हैं, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल है। ध्यान से देखना दोस्तों, अरब सागर का अपवाह तंत्र कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन से आकार में बहती हैं? प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियों का स्वरूप कैसा है? वी आकार का है या यू आकार की घाटियां बनाती है, एस आकार की घाटियां बनाती है या फिर त्रिभुजाकार घाटियां बनाती है? दोस्तों देखो, कौन सी नदियां वी आकार की घाटियां बनाती हैं और कौन सी नदियां यू आकार की घाटियां बनाती हैं। ये कारण क्या है दोस्तों? ये कारण है दोस्तों बहाव की तीव्रता के आधार पर। जो नदियां तीव्र ढाल में तेज गति से बहती हैं वो दोस्तों वी आकार की घाटियां बनाती हैं, और ऐसी नदियां हमेशा युवावस्था में होती हैं या फिर तरुणावस्था में होती हैं। ऐसी नदियां जो बहुत प्राचीन काल से बह रही है, बहुत ही पुराने समय से बह रही है, और बहते बहते दोस्तों उनका जो ढाल है वो आज मंद पड़ गया है। तो ऐसी नदियां क्या करती है दोस्तों? ऐसे समान रूप में बहने लग जाती है, समतल मार्ग में बहने लग जाती है। इनका जो तल होता है वो दोस्तों लगातार बहने के कारण अवसादों से भर जाता है और नीचे यू आकार जैसी आकृति बना लेती है। यानी इसके जो पार्श्व भाग होते हैं, किनारे भाग हो जाते हैं, वो तो खड़े हो जाते हैं, और जो ढाल होता है, मंद ढाल होता है, जो बीच वाला भाग है, तल वाला भाग है, वो एकदम समतल हो जाता है। ऐसी नदियां दोस्तों यू आकार की घाटियां बनाती हैं। और ध्यान रखना, यू आकार में बहने वाली नदियां प्रौढ़ावस्था में बहती हैं। कैसी अवस्था में बहती हैं? प्रौढ़ावस्था में बहती है। तो देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन से आकार की घाटियों का निर्माण करती है? आपका इसमें सही आंसर होगा यू आकार की घाटियों का निर्माण करती है। तो सीधी सी बात है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत की बहने वाली नदियां कौन से आकार की घाटियां बनाती है? यू आकार की घाटियां बनाती है। दूसरा क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां कौन सी अवस्था में है? युवावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है, तरुणावस्था में है, कौन सी अवस्था में है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां प्रौढ़ावस्था में है। कौन से में है? प्रौढ़ावस्था में। एक और बात बता दूं मैं आपको, प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली जो नदियां है ना दोस्तों, इनमें जल प्राप्ति का जो स्रोत है वह मानसून है या वर्षा है। केवल वर्षा के दौरान दक्षिणी भारत की नदियों में जल की मात्रा आती है, यानी हिमनद नहीं है। इसलिए दोस्तों ये नदियां वर्ष भर नहीं बहती, केवल मानसून काल के दौरान ही बहती है। इसके विपरीत यदि अपन बात करें हिमालय से निकलने वाली नदियां, वो नदियां दोस्तों वर्ष भर बहती रहती हैं। क्यों? इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण यह है कि एक तो उन नदियों में हिमनद से जल आता है, यानी हिमनद धीरे धीरे पिघलता रहता है और उनमें जल की मात्रा प्रवाहित होती रहती है। दूसरा कारण क्या है जल की मात्रा का? दूसरा दोस्तों जल की मात्रा का कारण है वर्षा। अतः हम सार रूप में यह कह सकते हैं
कि हिमालय से निकलने वाली नदियों को दो स्रोतों से जल प्राप्त होता है, एक तो हिमनद से और दूसरा वर्षा के द्वारा। एक और बात आप क्या ध्यान रखोगे कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वह दोस्तों वी आकार की घाटियां बनाती है। वी आकार की घाटियां कौन सी नदियां बनाती है? हिमालय से निकलने वाली नदियां, जैसे उदाहरण के लिए गंगा नदी हो गई, उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं सतलज नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई। ये सभी नदियां दोस्तों हिमालय से निकलती है, इसलिए इन नदियों की घाटियां दोस्तों वी आकार की है। कैसी है? वी आकार की है। और प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सभी नदियों की आकृति या सभी नदी घाटियों की आकृति ज्यादातर यू आकार की घाटियों के समान है। एस आकार की घाटियां क्या है? दोस्तों एस आकार की घाटियों के बारे में तो क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों ऑप्शन में डाल सकता है एस आकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, कुछ भी डाल सकता है। तो एस अक्षर के बारे में आपसे आपके अध्ययन के हिसाब से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर का आकार दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के समान है। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि वह कौन सा महासागर है जिसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के समान है? तो दोस्तों वह महासागर है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रशांत महासागर का आकार बताइए कि प्रशांत महासागर का आकार किस प्रकार का है, तो दोस्तों प्रशांत महासागर का आकार है त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकार में प्रशांत महासागर के अलावा और क्या क्वेश्चन ध्यान रखोगे आप? अपना जो प्रायद्वीपीय भारत है ना दोस्तों, दक्षिणी भारत, जिस क्षेत्र की नदियों के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं वह क्षेत्र दोस्तों त्रिभुजाकार ही है। क्वेश्चन पूछ लेगा प्रायद्वीपीय भारत का आकार बताओ, त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर का आकार बताओ, त्रिभुजाकार है। अटलांटिक महासागर का आकार बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के समान है। भारत का आकार बताओ, चतुष्कोणीय है। राजस्थान का आकार बताओ, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान के टोंक जिले का आकार बताओ, चतुर्भुजाकार है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अटलांटिक महासागर के बारे में आपको लास्ट क्वेश्चन और बता दूं मैं। अटलांटिक महासागर दोस्तों दुनिया का सबसे गर्म महासागर है। दुनिया का सबसे गर्म महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। एक बार दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ऑप्शन में दोस्तों प्रशांत महासागर नहीं था, वहां प्रशांत की जगह दोस्तों पैसिफिक लिखा हुआ था। और पैसिफिक दोस्तों प्रशांत का अंग्रेजी भाषा में नाम है। कौन सी भाषा में नाम है? अंग्रेजी भाषा में। तो ध्यान रखना सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर कह दो चाहे पैसिफिक महासागर कह दो, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूणी नदी का उद्गम स्थल बताइए। लूणी नदी कहां से निकलती है? क्या खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, कालका की पहाड़ी से निकलती है, बेराट की पहाड़ी से निकलती है, या फिर नाग पहाड़ी से निकलती है? सबसे पहले तो आप इन पहाड़ियों की स्थिति देखिए, कौन सी पहाड़ी कहां स्थित है। खमनोर की पहाड़ी राजस्थान के राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। कालका की पहाड़ी दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। यानी जो शिवालिक पर्वतमाला है ना, जिसे 4 पर्वतमालाएं हैं, सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, इसके बाद में है वरद हिमालय, उसके बाद में है लघु हिमालय, और चौथी श्रेणी है दोस्तों शिवालिक हिमालय। उन शिवालिक पर्वतों में दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है कालका की पहाड़ियां। बेराट की पहाड़ियां दोस्तों राजस्थान के जयपुर जिले में है। बेराट की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर जिले में है। या अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान के जयपुर जिले में अरावली की पहाड़ियों को बेराट की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नाग पहाड़ी दोस्तों राजस्थान के अजमेर जिले में है। कौन से जिले में है? अजमेर जिले में। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए आप आंसर। लूणी नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी, कालका की पहाड़ी, बेराट की पहाड़ी, या फिर नाग पहाड़ी? अपना सही आंसर है दोस्तों इसमें नाग पहाड़ी, अजमेर। यहां से दोस्तों लूणी नदी का उद्गम होता है। देखिए जो नाग पहाड़ी है ना दोस्तों, ये तो नाग के आकार की है, सर्प के आकार की पहाड़ी है, इसलिए इसे नाग पहाड़ी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्प के आकार की या नाग के आकार की पहाड़ी कौन सी है,
नाग पहाड़ी, जो कहाँ स्थित है, अजमेर में। और यहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है, लूणी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। लूणी नदी, आपसे पूछ लिया जाए लूणी नदी के बारे में कि लूणी नदी अपना जल कहां डालती है, लूणी नदी संगम कहां बनाती है, या लूणी नदी का मुहाना क्या है, तो अपना आंसर होगा दोस्तों कच्छ का रण। क्या होगा, कच्छ का रण। यानी लूणी नदी नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, यानी यह अरब सागर के अपवाह तंत्र की नदी है। लूणी नदी के बारे में दोस्तों एक और क्वेश्चन ध्यान रखोगे, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों वो, यानी पूरे भारत की नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जिसके बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है। यानी भारत की वह नदी कौन सी है जो आधी खारी है और आधी मीठी है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आधी खारी और आधी मीठी नदी किसे कहा जाता है दोस्तों, लूणी नदी को ही कहा जाता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक स्थान है, उसका नाम है दोस्तों बालोतरा। क्या नाम है, बालोतरा स्थान। उस बालोतरा स्थान से पहले उद्गम स्थल की तरफ तो लूणी नदी का जल दोस्तों मीठा है, और उस बालोतरा स्थान के बाद में आगे कच्छ के रण की तरफ ना इस नदी का जल खारा है। ऐसा क्यों है दोस्तों, ऐसा है कि बालोतरा के आगे मृदा में लवणीय तत्व ज्यादा है और वो वहां के जल में घुल जाते हैं, नदी के जल में घुल जाते हैं, और नदी के जल का स्वरूप ही कैसा बना देते हैं दोस्तों, खारा बना देते हैं। इसलिए लूणी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी के बारे में एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि लूणी नदी को अंतः सलीला नदी भी कहते हैं। लूणी नदी को अंतः सलीला नदी भी कहते हैं, और ये अंतः सलीला दोस्तों कहा किसने है, लूणी नदी को अंतः सलीला कहा किसने है, कालिदास जी ने। किसने कहा है, कालिदास जी ने। बाकी ऑप्शन भी देखिए दोस्तों, खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी दोस्तों राजस्थान के राजसमंद जिले में है, और इस खमनोर की पहाड़ियों से दोस्तों बनास नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का, बनास नदी का। बनास नदी दोस्तों राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी है दोस्तों। लेकिन राजस्थान में से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों आपका आंसर बनास नहीं होगा, फिर वहां पर चंबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंबल। यानी चंबल राजस्थान में से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों चंबल। कौन सी है, चंबल। तो बनास नदी इस खमनोर की पहाड़ियों से ही निकलती है दोस्तों, और राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वरम स्थान पर यह बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में। एक और ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बीसलपुर बांध परियोजना। बीसलपुर बांध परियोजना, और ये बीसलपुर बांध परियोजना दोस्तों बनास नदी पर ही है, और राजस्थान के टोंक जिले के राजमहल स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, राजमहल स्थान पर। सेंट्रल लेवल पे दोस्तों सेंटर की एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीसलपुर बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर है। कहां पर स्थित है, राजस्थान के टोंक जिले में है। ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, कालका। कालका दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है, और यहां से घग्गर नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, घग्गर नदी। और घग्गर नदी दोस्तों भारत की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी कौन सी है, घग्गर नदी, जो कहां से निकलती है, कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नाली। और दोस्तों ये नदी पाकिस्तान में भी बहती है, तो पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, हकरा बोला जाता है। क्या कहा जाता है, हकरा। दोबारा देखिए, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में तो नाली कहते हैं, और पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। ये एक आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है। कैसी नदी है, आंतरिक प्रवाह तंत्र की। अगला ऑप्शन देखिए, बैराट। बैराट स्थान दोस्तों जयपुर में अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है, और ये बैराट पहाड़ी मुख्य रूप से दो चीजों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। एक तो बैराट से दोस्तों बौद्ध धर्म की जानकारी मिली है अपने को। कौन से धर्म की जानकारी मिली है,
बौद्ध धर्म की जानकारी। दूसरी बात, यहां से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का वह सभ्यता स्थल बताओ जहां से मौर्य काल और बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, तो बेराट जयपुर से मिलती है दोस्तों। ध्यान रखना, इस बेराट का प्राचीन नाम है विराट नगर। बेराट का प्राचीन नाम क्या है? विराट नगर। दोस्तों 2018 में जो थर्ड ग्रेड की एग्जाम लगी थी, राजस्थान में टीचर की जो एग्जाम लगी थी, उसमें यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मत्स्य जनपद की राजधानी बताइए। मत्स्य जनपद की राजधानी बताइए। तो दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी है बेराट या विराटनगर। बेराट या विराटनगर। नदियों के मामले में दोस्तों बेराट से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? नदियों के मामले में पूछा जाता है कि बेराट से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। बाणगंगा नदी को दोस्तों अर्जुन की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा, या इसे तीर गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से बहती है? रिफ्ट घाटी को हिंदी में कहते हैं दोस्तों भ्रंश घाटी। क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी होती क्या है? यानी इस घाटी, यानी नीचे जो धसा हुआ भाग होता है घाटी, इसके दोनों तरफ दोस्तों ब्लॉक माउंटेन होते हैं, यानी खंड पर्वत होते हैं, और बीच में धसी हुई घाटी होती है। तो उस घाटी में से बहने वाली जो नदी होती है ना दोस्तों, उसे ही रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है। भारत में दोस्तों रिफ्ट घाटी से दो नदियां बहती है। कितनी नदियां बहती है? दो। एक तो नर्मदा और दूसरी ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती भारत में रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत से, कि भारत में रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदियां बताओ, भारत में भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां बताओ। तो सही आंसर होंगे नर्मदा और ताप्ती। दोनों ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से या रिफ्ट घाटी से बहती है। तो आंसर देखिए आपका, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से बहती है? दामोदर नहीं बहती, गोदावरी भी नहीं, नर्मदा सही आंसर है। कावेरी के बारे में, रिफ्ट घाटी के मामले में कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इनके बारे में आपको और क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों में। दामोदर नदी के बारे में चर्चा करते हैं अपन। दामोदर नदी तो दोस्तों भारत के झारखंड राज्य में बहती है और कोयले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और दुनिया में कोयले के लिए प्रसिद्ध है रूहर नदी। कौन सी नदी है? रूहर, जिसका संबंध जर्मनी देश से है। भारत में दोस्तों रूहर नदी से कंपैरिजन करने वाली जो नदी है ना, वह नदी है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। तो भारत में कोयले वाली रूहर नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना भी दोस्तों दामोदर नदी पर ही चलाई गई थी। कौन सी नदी पर चलाई गई थी? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी दोस्तों पहले बंगाल में बाढ़ लाती थी, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। बंगाल का शोक किसे कहा जाता था? दामोदर नदी को। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिणी गंगा कहते हैं। दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। और इसे वरद गंगा भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वरद गंगा भी कहा जाता है, इसके पुराने स्वरूप के कारण, पुराने स्वरूप के कारण। और गोदावरी नदी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी निकलती कहां से है? यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो महाराष्ट्र में दोस्तों कालसुबाई पर्वत चोटी से निकलती है। कौन सी पर्वत चोटी से निकलती है? कालसुबाई पर्वत चोटी से निकलती है। और गोदावरी नदी अपना जल कहां डालती है? बंगाल की खाड़ी में डालती है। कहां डालती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कावेरी नदी। कावेरी नदी दोस्तों मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में बहती है, यानी तमिलनाडु राज्य में इसका प्रवाह क्षेत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में दोस्तों कावेरी नदी का जो डेल्टा है ना, वो चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए? चावल के उत्पादन के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दक्षिण भारत में चावल का कटोरा किसे कहते हैं, या दक्षिण भारत में चावल के उत्पादन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? दोस्तों कावेरी नदी का डेल्टा पूरे दक्षिणी भारत में चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए, भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो भारत में धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। कौन से राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। एक बार दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि धान के खेतों के आसपास में कौन सी गैस के भंडार पाए जाते हैं? तो धान की खेत के आसपास में दोस्तों मीथेन गैस के भंडार पाए जाते हैं, CH4, जिसे प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा नगर सवर्ण रेखा नदी पर स्थित है? सवर्ण रेखा नदी दोस्तों भारत के झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण नदी है। तो देखिए, क्या सूरत है, अहमदाबाद है, गांधीनगर है, या जमशेदपुर है?
चारों ऑप्शंस को देखने पे आपको पता चल ही गया होगा कि सही आंसर क्या होना चाहिए। सूरत तो गुजरात में है, अहमदाबाद और गांधीनगर ये दोनों भी गुजरात में है। झारखंड का तो दोस्तों एक ही आंसर है, उसका नाम है जमशेदपुर। क्या नाम है? जमशेदपुर। तो हमें अपना आंसर मिल गया कि सवर्ण रेखा नदी पर जमशेदपुर शहर स्थित है भारत के झारखंड राज्य में। कौन से राज्य में? झारखंड राज्य में। जमशेदपुर का ध्यान रखना दोस्तों, इस जमशेदपुर शहर को जमशेद जी टाटा ने बसाया था। किसने बसाया था? जमशेद जी टाटा ने बसाया था। बाकी ऑप्शन भी देखिए, सूरत कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद और गांधीनगर ये दोनों दोस्तों साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे स्थित है गांधीनगर और अहमदाबाद। गांधीनगर और अहमदाबाद। गांधीनगर तो दोस्तों गुजरात की राजधानी भी है, और जो अहमदाबाद है दोस्तों वो सूती वस्त्र उद्योगों के लिए जाना जाता है। यानी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसके कारण? दोस्तों सूती वस्त्र उद्योगों के अधिक उत्पादन के कारण। ध्यान रखना, यहीं पर दोस्तों साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि साबरमती आश्रम की स्थापना कौन सी नदी के किनारे की गई थी? साबरमती नदी के किनारे। और कहां की गई थी? अहमदाबाद में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? जलप्रपात तो दोस्तों आप जानते होंगे, जलप्रपात यानी झरना। देखो दोस्तों होता क्या है, मतलब कि जब नदी पहाड़ से नीचे उतरती है तो पहाड़ से नीचे उतरते समय जो स्वरूप बनता है ना दोस्तों, झरने जैसा स्वरूप, उसी को जलप्रपात कहा जाता है। तो नर्मदा नदी के बारे में पूछ रहा है कि नर्मदा नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? क्या एंजिल जलप्रपात बनाती है, महात्मा गांधी जलप्रपात बनाती है, या फिर कपिल धारा जलप्रपात बनाती है, या फिर चूलिया जलप्रपात बनाती है? चारों ही ऑप्शन दोस्तों जलप्रपात के हैं, और चारों के चारों दोस्तों ऐसे मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, रामबाण क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों यदि किसी जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इन चारों में से दोस्तों आपको कोई ना कोई ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा। यानी चारों ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है। देखो नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? नर्मदा नदी पर जलप्रपात है दोस्तों कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात ये दोनों दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। बाकी जलप्रपात देखिए दोस्तों आप, एंजिल जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे मान लो एंजिल या साल्टो एंजिल, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में है एंजिल जलप्रपात। इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल जलप्रपात है, जो कौन से देश में है? वेनेजुएला देश में है। और कौन सी नदी पर है दोस्तों यह जलप्रपात? यह जलप्रपात है दोस्तों केरो नदी पर या केरोना नदी पर स्थित है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, इसकी ऊंचाई भी बता दूं मैं आपको, एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई है दोस्तों 979 मीटर। कितनी है? 979 मीटर। दोबारा देखिए, एंजिल दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह केरो या केरोना नदी पर स्थित है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? महात्मा गांधी जलप्रपात। इसके दो और नाम है, जानते हो ना आप, एक का तो नाम है जोग जलप्रपात और दूसरा नाम है इसका गरसोप्पा जलप्रपात। जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, तीनों का मतलब एक ही होता है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और है कहां? भारत के कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। कौन सी नदी पर है दोस्तों? शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। अर्थात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है महात्मा गांधी जोग गरसोप्पा। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर ऊंचाई है। कितनी है महात्मा गांधी जलप्रपात की ऊंचाई? 255 मीटर, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात आपको नर्मदा नदी पर मिल ही गए। लास्ट ऑप्शन देखिए, चूलिया जलप्रपात। राजस्थान की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह चूलिया जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? चूलिया जलप्रपात है, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है।
कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है दोस्तों। कौन सी नदी पर है? चंबल पे। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई बताइए। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है 18 मीटर। कितनी है? 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी। बहुत गजब का सवाल है दोस्तों, इसे मान लीजिए। और इसमें दिए गए चारों ऑप्शन भी बहुत ही गजब के ऑप्शन है दोस्तों। देखिए आप ध्यान से, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, क्या कांगो नदी है, क्या लिम्पोपो नदी है, या साबरमती नदी है, या फिर दोस्तों माही नदी है? यानी जो चारों के चारों ऑप्शन है ना दोस्तों, ये किसी न किसी रेखा को काटते जरूर है। किसी न किसी रेखा को काटते जरूर है, चाहे कर्क रेखा को काटे, चाहे भूमध्य रेखा को काटे, विषुवत रेखा को काटे, या फिर मकर रेखा को काटे। देखिए क्वेश्चन, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी तो है दोस्तों माही नदी। विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी। दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के सीमा क्षेत्रों में बहती है दोस्तों ये नदी, यानी माही नदी। और ये माही नदी दोस्तों यहाँ कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। कितनी बार काट देती है? 2 बार काट देती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी तो कौन सी बन गई? माही नदी बन गई। बाकी ऑप्शन देखिए, कांगो नदी। कांगो नदी के बारे में क्यों क्वेश्चन बनता है दोस्तों? कांगो नदी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्विनेस लाइन, इसको 2 बार काटती है। यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? कांगो नदी है। लिम्पोपो नदी का क्या काम है? एक ही इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा बच गई, मकर रेखा। कौन सी बच गई? मकर रेखा। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है दोस्तों? लिम्पोपो नदी। कौन सी है? लिम्पोपो। एक और ध्यान रखना दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, भारत को 2 अलग अलग भागों में बांटने वाली रेखा बताओ, कर्क रेखा। ऑस्ट्रेलिया को 2 अलग अलग भागों में बांटने वाली रेखा बताओ, मकर रेखा। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा बताओ, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। कंसेप्ट क्लियर है ना? ओके। देखिए दोस्तों, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, साबरमती नदी कर्क रेखा को 1 बार काटती है। कर्क रेखा को 1 बार काटने वाली भारत की नदी कौन सी है? साबरमती नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी नदमुख बनाती है? नदमुख को दोस्तों अंग्रेजी में एस्चुरी भी कहते हैं। नदमुख को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? एस्चुरी के नाम से। तो कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी नदमुख या एस्चुरी बनाती है? नदमुख या एस्चुरी बनाती है। दोस्तों भारत में मुख्य रूप से 2 नदियां नदमुख या एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां है ना, जो रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदियां हैं, वो ही नदियां दोस्तों भारत में नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके अलावा दोस्तों और भी भारत में आपको छोटी बड़ी कई नदियां मिल जाएगी, लेकिन ये दोनों नदियां तो दोस्तों पूरे भारत में फेमस है कि नदमुख बनाने वाली नदियों के नाम में सबसे टॉप पे नाम आते हैं नर्मदा और ताप्ती का। नदमुख क्या होता है दोस्तों? जब नदी सागर में मिलते समय अपने मुंह को फैलाए नहीं, यानी कि डेल्टा नहीं बनाए और डायरेक्ट पहाड़ी से नीचे से सागर में ऐसे कैसे उतर जाए, ऐसे कैसे झरने की तरह उतर जाए, तो ऐसी आकृति को दोस्तों अपन क्या कहेंगे? ऐसी आकृति को अपन नदमुख कहेंगे या एस्चुरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, कौन सी नदी नदमुख बनाती है? ताप्ती बनाती है, पहला ही ऑप्शन मिल गया कि ताप्ती और नर्मदा दोनों नदमुख बनाती है। बाकी ऑप्शन देखिए, मिसौरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां तो दोस्तों डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और उस डेल्टे का नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो भारत के तो पश्चिम बंगाल राज्य में है, और उसका कुछ हिस्सा दोस्तों पूर्व की तरफ बांग्लादेश देश में है। कौन से देश में है? बांग्लादेश में। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे उपजाऊ डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। कहां है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, या थोड़ा सा बांग्लादेश देश में भी स्थित है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियों के जलोढ़ अवसाद के कारण होता है? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ अवसादों के जमाव के कारण इस डेल्टा का निर्माण हुआ है। एक ऑप्शन है दोस्तों मिसौरी नदी। कौन सा नदी? मिसौरी नदी। मिसौरी नदी दोस्तों अमेरिका देश में बहती है, इसे मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से भी जाना जाता है।
विश्व का सबसे बड़ा पक्षीपाद डेल्टा, यानी पक्षी के पैर के समान का जो डेल्टा होता है ना, उसे पक्षीपाद डेल्टा कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षीपाद डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है। कहां बनाती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केरल की जीवन रेखा किसे कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ केरल, या केरल की जीवन रेखा। केरल की जीवन रेखा क्या होती है दोस्तों? कौन सी नदी किसकी जीवन रेखा है? किस आधार पर अपन कहेंगे दोस्तों? किसी क्षेत्र में से यदि कोई नदी वर्ष भर बहती है या अच्छे जल को ले जाकर बहती है, शुद्ध जल को ले जाकर बहती है, तो दोस्तों उस क्षेत्र में कृषि करने के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा देती है, पेयजल के लिए पानी उपलब्ध करवा देती है, जल विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवा देती है, मत्स्य पालन की सुविधा उपलब्ध करवा देती है, परिवहन के लिए नौवहन की सुविधा उपलब्ध करवा देती है। और ये बात समझ में, यदि कोई क्षेत्र में दोस्तों इतनी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए ना, तो उस क्षेत्र का दोस्तों काया पलट हो जाएगा, यानी वहां का आर्थिक स्थिति बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। इस आधार पर दोस्तों कई नदियों को कई क्षेत्रों की जीवन रेखाएं कहा गया है। अपने को क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है कि केरल की जीवन रेखा नदी किसे कहेंगे अपन? केरल की जीवन रेखा क्या मोती झील को कहते हैं, क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं, या माही नदी को कहते हैं, या फिर पेरियार नदी को कहते हैं? सही ऑप्शन यही है दोस्तों, केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह केरल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। केरल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पेरियार, जिसे केरल की जीवन रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। माही नदी दोस्तों, माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा कहते हैं, या दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को दोस्तों पश्चिमी भारत की जीवन रेखा कहते हैं, या पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, या मरुस्थल की गंगा कहते हैं, मरुस्थल की जीवन रेखा नदी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद में ही पश्चिमी भारत के मरुस्थलीय भागों का काया पलट हुआ है, वो क्षेत्र हरा भरा हुआ है, वहां की शुष्क परिस्थितियां खत्म होने में थोड़ी बहुत मदद मिली है। इसलिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पश्चिमी भारत या मरुस्थल की जीवन रेखा या मरुस्थल की गंगा के नाम से जाना जाता है। मोती झील क्या है दोस्तों? मोती झील को दोस्तों भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। मोती झील को क्या कहा जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या नागार्जुन सागर बांध है, या माही बजाज सागर बांध है, या हीराकुंड बांध है, या फिर सरदार सरोवर बांध है? दोस्तों एकदम सही आंसर होगा हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध दोस्तों भारत के ओडिशा राज्य में है, महानदी पर। कौन सी नदी पर है? महानदी पर। कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में। उस बांध का क्या नाम है? हीराकुंड बांध। क्वेश्चन क्या बनता उससे? विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। बाकी ऑप्शन के बारे में भी देख लीजिए, नागार्जुन सागर बांध, माही बजाज सागर बांध और सरदार सरोवर बांध। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा क्षेत्रों में। अतः इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध के आसपास के क्षेत्रों में दोस्तों एक नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य भी है, जो पूरे भारत में बाघ परियोजना के लिए जानी जाती है, या टाइगर प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। माही बजाज सागर बांध दोस्तों राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है, जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। सरदार सरोवर बांध दोस्तों गुजरात राज्य में है, नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य के दोस्तों केवड़िया स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? केवड़िया स्थान पर है। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बांध है। ये सरदार सरोवर बांध परियोजना है ना दोस्तों, ये भारत के 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्यों की है? गुजरात की है, मध्य प्रदेश की है,
महाराष्ट्र की है और राजस्थान की भी है। राजस्थान के दोस्तों बाड़मेर और जालौर जिलों में सरदार सरोवर बांध परियोजना से पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। किसकी सुविधा प्राप्त होती है? पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। और सरदार सरोवर बांध परियोजना दोस्तों एकमात्र ऐसी बांध परियोजना है जहां से दोस्तों सिंचाई स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा की जाती है, यानी फव्वारा पद्धति के द्वारा की जाती है। कंपटीशन एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बांध परियोजना से सिंचाई फव्वारा पद्धति के द्वारा की जाएगी या की जा रही है? तो दोस्तों वह बांध है सरदार सरोवर बांध, गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। आपसे पूछ ले हीराकुंड बांध परियोजना कौन से राज्य की है? ओडिशा राज्य की। आपसे क्वेश्चन पूछ ले माही बजाज सागर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक राजस्थान और एक गुजरात। राजस्थान और गुजरात। माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान 45% लाभ प्राप्त करता है, जबकि गुजरात को 55% लाभ प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की दक्षिणतम नदी कौन सी है? भारत की दक्षिणतम नदी का क्या मतलब है? भारत की अंतिम नदी कौन सी है? दक्षिणी भारत में लास्ट छोर से बहने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिणतम नदी क्या कावेरी नदी है, क्या गोदावरी नदी है, क्या कोयना नदी है, या फिर वेगई नदी है? चारों ऑप्शनों को दोस्तों यदि अपन ध्यान से देखें ना, तो दक्षिणी भारत की जो महत्वपूर्ण नदी है, दक्षिणतम जो नदी है वह वेगई नदी है। और ये वेगई नदी दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य में बहती है मुख्य रूप से। इसका उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट पे। कहां पर है? पश्चिमी घाट के पर्वतों से वेगई नदी निकलती है और पूर्व की ओर तमिलनाडु में बहती हुई है बंगाल की खाड़ी में अपना जल डाल देती है। पूछ लेगा वेगई नदी कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट के पर्वतों से निकलती है। वेगई नदी समाप्त कहां होती है? वेगई नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में बहती है। वेगई नदी मुख्य रूप से कौन से राज्य की नदी है? तमिलनाडु राज्य की नदी है। इसी वेगई नदी के किनारे दोस्तों तमिलनाडु का मदुरई शहर बसा हुआ है और उस मदुरई शहर में स्थित है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर। विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कौन सी नदी पर है? वेगई नदी पर है। कौन से शहर में है? मदुरई शहर में है। ध्यान रखना दोस्तों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कोयना नदी। कोयना नदी किसके लिए जानी जाती है? दोस्तों कोयना नदी दक्षिणी भारत की एक सहायक नदी है। दक्षिणी भारत की एक सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना नदी। और कोयना नदी में दोस्तों इतनी ज्यादा जल विद्युत क्षमता है, बहुत ही बढ़िया यहाँ की जल विद्युत क्षमता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बनाए गए शिवाजी सागर बांध, कोयना नदी पर दोस्तों एक शिवाजी सागर बांध बनाया गया है, जो एक तो जल विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है और दूसरा उसका महत्व क्या है? महत्व तो नहीं कह सकते दोस्तों, वो उसका नकारात्मक प्रभाव है। यानी कोयना नदी पर बनाए गए शिवाजी सागर बांध में जो जल भराव है उसका दबाव इतना ज्यादा है दोस्तों कि यहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि भारत की कौन सी बांध परियोजना भूकंपों के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों वह है शिवाजी सागर बांध परियोजना। कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। कौन सी नदी पर है? कोयना नदी पर है। पूछ लेगा कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए गोदावरी नदी और कावेरी नदी। गोदावरी नदी और कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में और बता दूंगा आपको एक दो क्वेश्चन। कावेरी नदी पर दोस्तों एक जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात क्वेश्चन पूछा जाता है, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है? कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है या कावेरी नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। कावेरी नदी के बारे में दोस्तों दो बहुत ही सुंदर द्वीप भी हैं। एक का तो नाम है श्रीरंगम और एक का नाम है श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत में श्रीरंगम और श्रीरंगपट्टनम द्वीप कौन से राज्य में है? भारत के तमिलनाडु राज्य में है। या भारत में श्रीरंगम और श्रीरंगपट्टनम द्वीप कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है दोस्तों। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी के बारे में एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, दक्षिणी भारत की पवित्रतम नदी कौन सी है? क्या दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? कावेरी नदी दोस्तों दक्षिणी भारत की सबसे पवित्र नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी है दोस्तों गंगा। कौन सी है?
गंगा नदी है। और यदि प्रदूषित नदियों की दोस्तों अपन बात करें तो साबरमती नदी और यमुना नदी भारत की महत्वपूर्ण प्रदूषित नदियों में शामिल है। और दोस्तों जो दामोदर नदी है और जो साबरमती नदी है दोस्तों, इसे जैविक रूप से मृत भी माना जाता है कि जैविक रूप से मृत नदियां कौन सी है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र सार रूप में पढ़ाया है, विस्तार से पढ़ाया है दोस्तों। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की इन नदियों के बारे में मैंने आपको जो पढ़ाया है इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा कंपटीशन एग्जाम्स में, इसलिए आप ध्यान देके पढ़े दोस्तों, बार बार इस वीडियो का रिवाइज करते रहे दोस्तों, या इसके आप अपने नोटबुक के अंदर कंटेंट बना ले। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अपना चैनल पसंद आया है, अपनी वीडियो क्लासें दोस्तों आपको पसंद आई है, तो अपने चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।